पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तिकला शैली का प्रधान केंद्र कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग रहा है? कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग जी। 4 ऑप्शन है, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली या टेराकोटा शैली। आंसर आपको मिलेगा अमरावती शैली, बिल्कुल। देखिए, गांधार शैली तो बहुत प्रचलन में रही है और 3 अंकीय प्रश्न भी काफ़ी बने हैं। इसका जो क्षेत्र है वर्तमान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र, गांधार आप समझ रहे हैं, है ना। समय काल अगर आप देखें इस शैली के विकसित होने का, वो कुषाण टाइम पीरियड है, विशेषकर कनिष्क का समय। गांधार मूर्तिकला शैली जिसमें विषय भारतीय होते थे और जो मूर्ति निर्माण का जो तौर तरीका था उसमें ग्रीक या यूनानी प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो भारतीय विषयों पर यूनानी तरीके से जो मूर्तियाँ निर्मित हुई हैं उनको हम गांधार कला शैली में देखते हैं, जिसका प्रधान केंद्र गांधार क्षेत्र था, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र। इसके बाद दूसरी मूर्तिकला शैली है, वो है मथुरा मूर्तिकला, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का शूरसेन महाजनपद के आसपास रहा था ये क्षेत्र। ये भी प्रथम शताब्दी ईस्वी सन की ही है। जहाँ तक मूर्तिकला की जानकारी के बारे में बात करें तो बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्तियाँ हैं वो मथुरा मूर्तिकला शैली में ही बनी थी। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्तियाँ मथुरा कला शैली में ही निर्मित हुई है। और गांधार मूर्तिकला में जहाँ पर बौद्धिक ये कहें कि भौतिकता के तत्व ज़्यादा मुखर नज़र आते हुए, मथुरा कला शैली में आपको आध्यात्मिक तत्व ज़्यादा नजर आएंगे। गांधार कला शैली में जो बुद्ध को दर्शाया गया है वो यूनानी देवता है अपोलो, उसकी तरह हष्टपुष्ट उनको बताया गया, मजबूत कद काठी का। जो वस्त्र पहनाए गए वो भी काफ़ी झीने झीने से हो और पीछे सिर के पीछे एक आभा मंडल के रूप में दर्शाया गया। ये यूनानी तरीका है, क्लासिकल यूनानी तरीका, ग्रीक तरीका, जिसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ बनी। मथुरा मूर्ति कलाशाला में यहाँ पर वास्तविकता ज़्यादा आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपको उस तरह का शरीर सौष्ठव नज़र नहीं आएगा जो कि गांधार कला शैली में देखने को मिलता है। इसी के समानांतर अमरावती मूर्तिकला शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई। वर्तमान आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह इसका क्षेत्र रहा है, कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग। मथुरा तथा गांधार कला शैली के बाद विकसित होने वाली ये एक अन्य मूर्तिकला शैली है। इसमें लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों विषयों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण बात रही कि मथुरा मूर्तिकला शैली में जो बड़े स्थापत्य संरचनाएं होती थी उसके एक भाग के रूप में इन मूर्तियों को कराया गया है। यानी कि स्वतंत्र मूर्तियां बनाने की अपेक्षा एक बड़ी स्थापत्य संरचना, जैसे कि ये जो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये एक दीवार पे अंकित है। इसका मतलब है कि कोई भवन बन रहा था या फिर कोई मंदिर बन रहा था। मंदिर हालांकि गुप्त काल के बाद का डेवलपमेंट है। तो अमरावती मूर्तिकला शैली में आपको बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उसमें लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों तत्व मिलते हैं। और ये मूर्तियाँ स्वतंत्र रूप से कम विकसित हुई है, बल्कि ये स्थापत्य संरचना के एक भाग के रूप में सामने आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में टेराकोटा मूर्तिकला शैली, तो ये लगभग सेलखड़ी मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं जो कि आज भी बनती हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है अगर आप देखें तो ये हड़प्पा काल से आपको देखने को मिलती है। हड़प्पा से कई टेराकोटा मूर्तियां हमें मिलती हैं। ठीक है, क्या मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न बन रहे हैं? उत्तर है हाँ। गांधार मूर्तिकला शैली 3 अंक में पूछी जा सकती है। इसी तरह से मथुरा मूर्तिकला शैली, दोनों इनके बीच में अंतर, ये भी प्रश्न आ सकता है, 3 अंक और 5 अंक। इसी तरह से अमरावती मूर्तिकला शैली भी 3 अंक और 5 अंक दोनों में पूछी जा सकती है। टेराकोटा मूर्तिकला शैली भी उसी तरह से महत्वपूर्ण है आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर कम से कम 4 प्रश्न आपके 3 मार्कर हैं और लगभग 2 प्रश्न 5 मार्कर क्वेश्चन इसी केवल एक 61 नंबर क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी आदिवासी या आदिवासियों की गंगा कही जाती है? आदिवासी गंगा या आदिवासियों की गंगा। 4 ऑप्शन है, बेतवा, नर्मदा, माही और शिप्रा। माही नदी, मध्य प्रदेश की माही नदी को हम आदिवासियों की गंगा कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में कुछ गंगाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहेंगे बेतवा को, पवित्रता के आधार पर कहेंगे नर्मदा को, बुंदेलखंड की गंगा कही जाएगी बेतवा, आदिवासियों की गंगा कही जाएगी माही नदी और मालवा की गंगा कही जाएगी शिप्रा नदी। तो ये 5 प्रकार की गंगा नदियों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उच्च न्यायालय का एडवोकेट अर्थात वकील,
दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तीसरा है भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला है केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बन सकता है? बिल्कुल, आंसर आपका यही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सितंबर 2022 की स्थिति में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में भी आपको ये दिखने को मिलेंगे, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं? उत्तर है हाँ। ठीक, चलिए। 13 जनवरी 2022 को के सिवान के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, जो अभी तक भी है? जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था, बताइए। जी, आंसर है डॉक्टर एस सोमनाथ। बिल्कुल, आंसर ए सही है, डॉक्टर एस सोमनाथ जनवरी से बने हैं। 13 जनवरी 2022 को के सिवान के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को चुना गया है। ठीक, इसरो के बारे में बात करें तो स्थापना 15 अगस्त 1969 की, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो के बारे में 3 अंकीय प्रश्न भी आ सकता है इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? स्टेट जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने वाली है स्थिर मूल्यों के आधार पर? जी, ये प्रश्न है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, जो कि लेटेस्ट है। प्रश्न एक इकोनॉमिक सर्वे का पिछली बार भी आया था, आगे भी आने की संभावना है। आंसर आपको मिलेगा ए 10.12%। बिल्कुल सही, यही अनुमान है। आर्थिक समीक्षा की जो रिपोर्ट है अगर आप देखें तो स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मूल्यों पर अगर देखें तो ये 10.12% की वृद्धि दर्शाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन की डेट, ये प्रश्न आपके सामने 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950? ठीक, ये है 28 जनवरी 1950। डेट देख लीजिएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, और स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। वाह। पनामा जल संधि, जी भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपके सामने। पनामा जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से 2 महाद्वीप अलग होते हैं? पनामा जल संधि द्वारा निम्न में से कौन 2 महाद्वीप अलग होते हैं? 2 महाद्वीप जो अलग हो रहे हैं, 2 कॉन्टिनेंट पनामा जल संधि द्वारा अलग हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? एशिया अफ्रीका, एशिया यूरोप, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, और डी अफ्रीका और यूरोप। जी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर रही है पनामा जल संधि। ठीक है, पनामा जल, स्वेज नहर को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, पनामा और स्वेज को लेकर बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो पनामा सिटी से पनामा कैनाल जो निकाला गया है, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग करती है, ध्यान दीजिएगा। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से भी जोड़ती है, पैसिफिक ओशन तथा अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाला पनामा जल संधि। चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी, मध्य प्रदेश का इतिहास कला और संस्कृति यूनिट नंबर 1 मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। चंदेल वंश के स्थापना, जी नन्नुक चंदेल, सही बात है। चंदेल वंश संस्थापक है नन्नुक चंदेल, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये 3 अंक में पूछे जाने योग्य प्रश्न है ना चंदेल वंश के बारे में। विद्याधर चंदेल के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है इसी बार, है ना, अगर आपने गौर किया हो तो बता रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ब्रज बोली का प्रयोग किया जाता है? चलिए, अच्छी बात है, आंसर है सी, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। यहाँ पर आपको ब्रज बोली देखने को मिल जाएगी। 3 अंक की प्रश्न, ब्रज बोली का क्षेत्र।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जी, अच्छा प्रश्न आ सकता है। 2021 का इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे एक प्रश्न आना चाहिए, इस बार की एग्जामिनेशंस में मिलेगा आपको। कुल वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत के रूप में 21.71% देखने को मिलेगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कुल वनावरण का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 है। इसके जो कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं वो देख लीजिए इस रिपोर्ट के। भारत का कुल वन और वृक्ष का जो आवरण है वह है 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें वनावरण ही पूछा था, अगर इसमें वृक्षावरण हो जाता तो ये हो जाता 24.62%। वनावरण के मामले में बात करें तो 7,13,779 789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि 21.71 यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। और ये टेबल ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो मूल कॉपी है उसी से लिया गया है, उसी का स्क्रीनशॉट है। इसमें अलग अलग प्रकार के टोटल फॉरेस्ट कवर को भी बताया गया है। टोटल फॉरेस्ट कवर है 7,13,790, जो कि 21.71% है, जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडली डेंस फॉरेस्ट तथा ओपन फॉरेस्ट, सघन वन, मध्यम सघन वन तथा खुले वन, इनका क्षेत्रफल दे रखा है। इसके अलावा ट्री कवर जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर में है, 2.91% है। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो जाएगा 24.62%। मेरा ये मानना है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा इस बार एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो टेबल है ये आपको एक प्रश्न देने वाली है, एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा कि देखो मैंने बताया था। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।